हेलो एंड वेलकम यू गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड करियर प्लानिंग के चैप्टर 1 पार्ट नंबर 2 से। जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन, फीचर्स, कंपोनेंट्स एंड इवोल्यूशन देखे। तो इन दिस वीडियो वी विल सी ऑब्जेक्टिव, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, स्कोप, प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेस ऑफ पीएम मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो आज ये हम 5 टॉपिक देखेंगे कि क्या है, कैसे करना है, कैसे हम लोग याद रखेंगे, पूरे शॉर्टकट्स एंड सब मैं बता दूंगी। आप सिर्फ इतना भी अपने नोट्स में लिख लो ना तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, ट्रस्ट मी। तो मैंने बहुत लेंदी टॉपिक्स को एकदम शॉर्ट्स में कट किया है ना, आप वो देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग अप विथ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब एम क्या है। एम क्या था? परफॉर्मेंस कल्चर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एम है परफॉर्मेंस कल्चर। परफॉर्मेंस कल्चर मतलब क्या कि बोथ इंडिविजुअल को और टीम को एक साथ लेके एक इंडिविजुअल कैसे काम कर सकता है वो। तो क्या होता है कि गोल क्लियर हो जाता है। गोल क्लियर होने के बाद एक पर्सन बहुत अच्छे टाइम पे अच्छा काम कर सकता है। तो it is also said that it focus and enable goal clarity, making people to do right thing in the right time. तो objectives of performance management is to link efforts of employee with organizational mission, to set clear performance expectation, to estimate wastage, to develop career of employees, to monitor performance, to face competition effectively, to promote effective communication. अभी हम 1 by 1 देखेंगे एंड अदर ऑब्जेक्टिव, आई एम सॉरी आई मिस्ड आउट। तो हम 1 by 1 देखेंगे कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स में और उसके गोल्स क्या होते हैं, कैसा ये सब कुछ वर्क करता है। So basically the main goal of performance management is to ensure that the organization as a system and its subsystem work together in an integrated manner for accomplishing ऑप्टिमम रिज़ल्ट और आउटकम। मतलब ये सिस्टम और या फिर सब सिस्टम्स एक साथ आते हैं इन ए इंटीग्रेटेड मैनर, मतलब एक साथ होके काम करते हैं, इंटीग्रेटेड होके काम करते हैं फॉर द ऑप्टिमम रिज़ल्ट। ऑप्टिमम रिज़ल्ट मतलब जो भी गोल होगा, जो भी गोल दिया होगा उसके रिलेटेड कैसे वो काम करेंगे, कैसा वो प्रोसेस करेंगे, ये सब बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम लोग वही देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ टू लिंक एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। मतलब क्या है कि लिंकेज ऑफ एम्प्लॉय एफर्ट्स विद विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के बारे में, उसके विज़न के बारे में। विज़न मतलब क्या कि हाँ बाबा कि एक कंपनी को नेक्स्ट 5 इयर्स में वो क्या विज़न करता है, नेक्स्ट 10 इयर्स में वो क्या विज़न करता है। फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप कंपनी है, तो वो स्टार्टअप कंपनी को नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना ग्रो करना है, कितने सिटीज़ में ग्रो करना है, कितने कंट्रीज़ में ग्रो करना है, कौन से नए प्रोसेसेस उसके अंदर इन करने हैं। तो ये अगर एम्प्लॉयज़ को पता हो कि बाबा अपनी ग्रोथ क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, हम वो कंपनी को कितने ग्रोथ तक ले जा सकते हैं, अगर वो विज़न एक मिशन मतलब एक साथ होके मिशन करते हैं कि बाबा हाँ मैं अगर इतना काम करूँगा, मैं अगर इतना डेडिकेटली वो चीज़ करूँगा तो वो मेरा मिशन होगा कि बाबा हाँ बाबा मुझे ये सब कुछ करना है। तो वो रहेगा मिशन ऑफ द टीम और ऑफ एन इंडिविजुअल। और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि क्यों करना चाहता है, एम क्या है, कितना ग्रो करना है, अपना इंडिविजुअल एम क्या है उस चीज़ बारे में। ये कंपनीज क्यों बताती है? टू अंडरस्टैंड, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को समझ आए कि उनका जॉब रोल जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये समझने के लिए ये लिंक एफर्ट्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टू सेट क्लियर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, गिविंग क्लियर डायरेक्शन टू एम्प्लॉय, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल गोल्स, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, एक्शन एंड बिहेवियर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यहाँ पे एक क्लियर डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को। क्यों देता है कि वो इंडिविजुअल की कितनी ग्रोथ देख सकते हैं, मतलब एक खुद इंडिविजुअल खुद की कितनी ग्रोथ देख सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितना आगे तक जा सकता है, उसकी क्लियरिटी के लिए
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो एक क्लियर डायरेक्शन देता है, वो एक्सपेक्टेशंस या फिर समराइज़ करता है उसके रिजल्ट्स को, उसके एक्शंस को, उसके बिहेवियर को। देखेंगे टू एस्टिमेट वेस्टेज, फोकस ऑन एम्प्लॉय एफर्ट्स, प्रोडक्टिव यूज़ फॉर दी वर्क। इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हेल्प करता है टू फोकस ऑन एम्प्लॉय एफर्ट्स। फोकस ऑफ एम्प्लॉय एफर्ट्स मतलब एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है ताकि वेस्टफुल जॉब्स ना हो। वेस्टफुल जॉब्स मतलब अगर एक बंदा 2 बंदे का काम कर सकता है तो वो कंपनी 2 बंदे का हायर क्यों करेगी। अगर वो एक बंदा काम कर रहा है अच्छे से तो उसको बोलते हैं वेस्टफुल जॉब। क्यों होता है कि एक बंदे की प्रोडक्टिविटी कितनी है वो एनालाइज करने के लिए, टू एंश्योर द प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ द वर्क, ये देखने के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टू डेवलप करियर ऑफ एम्प्लॉय। दिस इज़ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस एंड वाइडन द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब क्या है इसमें कि एक स्टार्टअप कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें आपको HR का रोल मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको पता है कि वो कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, मतलब बहुत अच्छे से एकदम सब इधर सेट होके बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो ऑब्वियसली जो आपकी पोस्ट है HR की, वो आप हेड HR बनेंगे, HR डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर्स में वगैरह ऐसा आ जाएंगे, क्योंकि आप पूरे स्क्रैच से वो बिज़नेस के साथ हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। तो इसके लिए आपको क्या दिखी, आपकी ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन क्या देखेगा, आपके एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। तो ये डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खुद की डेवलपमेंट एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट। तो यही डेवलपमेंट कौन देखता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपकी कितनी ग्रोथ हो सकती है उस बारे में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, मॉनिटर ऑन रेगुलर बेसिस, कोचिंग, फीडबैक एंड गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द रेगुलर बेसिस। मतलब रेगुलर बेसिस में उसके परफॉर्म जो है वो मॉनिटर होते हैं, जो इंक्लूड करता है कोचिंग को, फीडबैक्स लेना, कोचिंग देना। मतलब कोचिंग इन सेंस कि आपको अगर किसी चीज़ में आप लैक कर रहे हो, कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के बारे में एनालाइज करते हैं और आपको उस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सिर्फ खुद को बिल्ड करने के लिए, खुद के स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं होता है, ये इसके लिए भी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो नए नए स्किल सीख सके और नए नए स्किल सीख के ऑर्गेनाइजेशन का और ज़्यादा फ़ायदा कर सके, इसके लिए भी होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टू फेस कंपटीशन इफ़ेक्टिवली। तो इसमें है ऑनगोइंग प्रोसेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवोल्यूशन। ये सब चीज़ में आपको तो पता है कि कंपटीशन तो होगा ही। अगर आप और आपकी टीम सब जन अगर एक ही काम कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन होगा ही। तो वही मॉनिटर करने के लिए, वही परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि कौन कितना काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, कितना इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, कितना प्रोजेक्ट्स पे कितना अच्छा दिमाग लगा सकता है। टू प्रमोट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है एक सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय के बीच में, ताकि वो क्लियरिटी रहे, वो रोल के बारे में क्लियरिटी हो। नेक्स्ट हम देखेंगे नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। स्ट्रीमलाइन एक्टिविटीज़ फॉर रियलाइजिंग द कॉर्पोरेट मिशन एंड विजन, अलाइनिंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, process of planning, implementation, reviewing and evaluating team-based responsibilities in the form of KRAs, and facilitates the development of staff, introduction of robust system and drawbacks of traditional management system। तो ये नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस के बेसिक पॉइंट है। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा ऐसा नीड दिया है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने निकाल के आपके लिए दिए हैं ताकि वो आपके लिए इजी हो फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो स्ट्रीमलाइन एक्टिविटीज़ फॉर रियलाइजिंग द कॉर्पोरेट मिशन एंड विजन, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मिशन और विजन ये हमेशा क्लियर होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को दिए जाने चाहिए, ताकि वो कितना मेहनत कर सकता है, कितना मेहनत करना चाहिए, ये सब ट्रांसपेरेंट हो। अलाइनिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, और द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ये अलाइन किससे होता है, HR से होता है, उसके टीम से होते हैं।
तो ये क्या करते हैं, एक अलाइनमेंट देते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करता है, एक अलाइनमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करके रखता है। तो वही सब पॉइंट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो फर्स्ट वन बाय वन हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन, टू नो द नीड्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट, टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट। टू नो द नीड क्या थे इम्प्रूवमेंट की, कैसे इम्प्रूव कर सकता है वो इंडिविजुअल, उसकी कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ये इसका नीड्स है। बिफोर आई स्टार्ट कि ये जो आप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं IIDMMPGSO, ये है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटिव्स डेवलपमेंटल मैनेजरियल्स मोटिवेशन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाइडेंस स्टैंडर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइम एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड कॉर्नर में ये लिख के रखा है ताकि आप भी ये लिखो अपने नोट्स में और आपके लिए भी वो इफ़ेक्टिव हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव। तो सेंस ऑफ ओनरशिप, सॉल्व प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पीरियोडिक बेसिस। ऑन पीरियोडिक बेसिस पे अगर सेंस ऑफ ओनरशिप रहेगा ना कि बाबा ये काम मेरा है तो मेरे को करना है, तो वो एम्प्लॉई बहुत अच्छे से वो काम कर सकता है। देखेंगे डेवलपमेंटल, स्ट्रेंथन द करंट परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स एंड हेल्प्स टू रिटेन द अट्रैक्टिव एम्प्लॉयज़। तो ये तो मैंने सब कुछ बता दिया कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटिवेशन। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, इंक्रीज़ करता है मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉई। तो वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। मतलब क्या कि रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं, या फिर जो पेमेंट है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वैसे फाइनेंशियल, नॉट फाइनेंशियल। और उससे क्या होता है, मोर कमिटेड रहते हैं, मोर डेडिकेटेड रहते हैं टूवर्ड्स देयर जॉब। एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस एंड स्किल एंड कंट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि नए लॉज आए उसको इम्प्लीमेंट करना, थोड़ा ऑफिस में होमली एनवायरनमेंट हो ताकि वो एम्प्लॉय को भी अच्छा लगे। तो इसके लिए ना बहुत सारे डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुए हैं। हम देखेंगे गाइडेंस। तो गाइडेंस इज़ नथिंग बट जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो नेसेसरी असिस्टेंट होता है वो कंटिन्यूसली एम्प्लॉय को देना, तो वो अच्छा खासा काम कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क इन द फॉर्म ऑफ टारगेट एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लियर एंड रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन मिल सके टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए उसको एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिल जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़। नई अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयज़ को देने के वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो सच्ची उस चीज़ के लिए टैलेंटेड है कि नहीं है, कि उसका टैलेंट क्या है, वो उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है। अच्छे से याद करके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सेट द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आर सेट दैट हैज़ टू बी सेट एंड आइडेंटिफाइड, डिफाइंड एंड क्लियरली। जैसे मैंने बोला कि टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट सेट होने चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए, एम्प्लॉय के लिए भी क्लियरिटी हो जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्लियरिटी मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू मॉनिटर एम्प्लॉय प्रोसेस, टू डेवलप अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्रिएटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या है कि मॉनिटरिंग होती है एम्प्लॉय की प्रोग्रेस की और उसके इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ की। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजर्स वर्क टुगेदर विथ एम्प्लॉय टू डेवलप अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ मतलब क्या कि एक टारगेट सेट करते हैं कि ये महीने में इतना टारगेट है, इतना अचीव करना है। और जब वो एम्प्लॉय वो अचीव करने के लिए स्टार्ट करे, उसकी ओन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक क्रिएटिंग होनी चाहिए, तो उसके एक इंक्रीज फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है फॉर रीचिंग एंड एक्सीडिंग दो स्टैंडर्ड्स। तो वो एक एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस, डिसाइडिंग ऑन व्हाट एंड हाउ द थिंग्स हैज़ टू बी कैरिड आउट। मतलब क्या है कि मैनेजर एंड उसके सबऑर्डिनेट्स जो है, मतलब उसके अंडर जो काम करते हैं, वो एक अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके
डिसाइड करते हैं कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है और कैसा ये सब कुछ जो है वो कैरिड आउट होगा। तो ये एक प्री डिटरमाइंड प्लान बन जाता है किसका, मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स का। और फिर मैनेजर क्या फिर एम्प्लॉयज़ है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं और जो मैनेजर है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है उनके परफॉर्मेंस को। उन रेगुलर इंटरवल्स पे परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बताया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो फीडबैक दिया जाता है। उससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के अचीवमेंट्स के लिए बहुत वो ज़रूरी बन जाता है। आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसीज दैट हिंडर्स परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रजेस, ऑफिस पॉलिटिक्स ये बहुत होता है। तो इसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट में फंस गया या फिर आर्ग्यूमेंट करना चाहता है कि या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है टू एनालाइज दिस थिंग्स एंड ये एडवांस में ही रोकने के लिए। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लान डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, डेवलप द नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज मतलब क्या है कि इनफॉर्मल मेजर्स, अब ये इनफॉर्मल मेजर्स मतलब सेटिंग गोल्स या फिर डिस्कसिंग जॉब परफॉर्मेंस या फिर फीडबैक्स जो भी है, ये सब आता है इनफॉर्मल मेजर्स में। तो ये कौन लेता है, ऑर्गेनाइजेशन लेता है इन ऑर्डर टू डेवलप द नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस। तो ये इफ़ेक्टिवनेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑन रेगुलर बेसिस बाय कोचिंग एंड फीडबैक। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे मैं बोलती हूँ कि हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना चाहिए। उससे क्या होता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है, हेल्प्स इन गिविंग अ क्विक रिस्पॉन्स एंड साउंड डिसीजंस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में वो बंदा ना फंसे, इसके लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलप करियर ऑफ एम्प्लॉयज़ टू मीट द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। मतलब इसमें क्या होता है, लिंकेज होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का करियर गोल से, टू हेल्प द एम्प्लॉई टू मीट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अभी आप बुक में देखेंगे तो इसका बहुत लेंदी प्रोसेस दिया है, बहुत लेंदी बताया गया है, बट हम लोग ये इन शॉर्ट में बोलेंगे ये क्या है। तो एक बहुत बड़ी टफेस्ट सिचुएशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकती है कि एम्प्लॉय कितना कमिटेड है, किसका उतना कंटेंट है, वो कितना क्लैरिटी है उसके परफॉर्मेंस में, वो कितना परफॉर्म करना चाहता है। तो ये सब आता है, ये बहुत बड़ा टफ सिचुएशन हो सकता है अगर उस एम्प्लॉय को क्लैरिटी ना हो उसके परफॉर्मेंस के बारे में, उसके जॉब के बारे में, उसके रोल के बारे में, तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो ये वेल प्लान्ड रिवॉर्ड प्रैक्टिस एंड फीडबैक देता है। तो ये एक मैकेनिज़्म है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक रेगुलर रिवॉर्ड प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, एक फीडबैक दिया जाता है। तो ये फर्स्ट है रिवेलेंस, दैट इज़ अप्रेजल प्रोसेस। अभी अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है, एक सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जैसे बोला हम लोग ने कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बोला, दिस कैन ऑल्सो रेफर टू परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड टारगेट्स। जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उनके कोई टारगेट्स होते हैं। एलिसिटेट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मैंने बोला कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल देना, उसके रिव्यूज़ गोल्स अगर उसने अचीव कर लिए है तो उसको एक परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो अभी फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, उसको पे मिल सकता है अच्छा खासा, इंसेंटिव्स हम जिसको बोलते हैं वो मिल जाता है। तो उसको वो क्या बोलते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक लालच देना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम अराइज। तो प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है अगर वो एम्प्लॉय ने अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया, वो एक लेस सेटिस्फैक्ट्री था, या फिर उसने वो अच्छी खासी मतलब वो टारगेट अचीव नहीं किया, तो वो एक बैड न्यूज़ हो जाता है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसके लिए उसका इम्पैक्ट हो जाता है उसके खुद के ग्रोथ के लिए और ऑब्वियसली
ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। अगर इतने भी पॉइंट्स लिख के आओ तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुअरली सेटिस्फाई परफॉर्मेंस। एज आई सेड, अप्रेजल क्राइटेरिया होता है कि किसको कितना टारगेट कितना अचीव करने के बाद उसको अप्रेजल दिया जाएगा या फिर उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। क्या लॉज होंगे, किसको कितना देना है, वो सब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट मेथड, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टू सेंस ऑफ फेलियर अगर हो जाए या फिर लोअरिंग ऑफ सेल्फ इस्टीम हो जाए किसी को, किसी एम्प्लॉय के बारे में कुछ अगर उसको इश्यूज़ हो, तो इसमें मैनेजरियल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अगर बंदा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो एक मैनेजरियल सपोर्ट करना, एक पुश देना, वो बहुत ज़रूरी होता है। रिजल्ट्स इन डिससेटिस्फैक्शन, तो अगर कोई फेल हो गया, ऑब्वियसली सब कोई जीतता तो नहीं है, कभी ना कभी तो वो टारगेट नहीं अचीव कर पाएगा, कभी ना कभी कुछ तो अलग इशू हो जाएगा। तो अगर वो डिससेटिस्फैक्टरी भी हो गया तो फिर वही है कि पास्ट के बारे में सोचना बंद करो और फ्यूचर के बारे में फ़ोकस करना चालू कर दो। तो यही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरी आउट फॉर्मल अप्रेजल। ये डिफरेंस बता देती हूँ फॉर्मल अप्रेजल और इनफॉर्मल अप्रेजल का। तो फॉर्मल अप्रेजल जब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, उसको बोलते हैं फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। और इनफॉर्मल क्या होता है, अगर सुपरवाइज़र को कुछ काम करना है, उसको अगर कम्युनिकेट करना है तो इसको इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। नेक्स्ट है रेटर बायसेस एंड एरर, वेयरिंग स्टैंडर्ड्स, recently effect, primary effect, center tendency error, tendency appraisal, strictness error, bias error, halo effect, track error, similar और difference to mean, sampling error। तो फर्स्ट है वेरिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि अप्रेजल किसके ऊपर डिपेंड होता है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये अप्रेजल डिपेंड होता है। फिर रिसेंटली इफेक्ट्स में क्या होता है कि जो हमारा गया परफॉर्मेंस था, मतलब जो बीत गया है वो अच्छा था या बुरा था, वो है, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिसेंसी परफॉर्मेंस। फिर है प्राइमरी इफेक्ट में क्या है कि फर्स्ट गेट हायर वेटेज इन अप्रेजल, ओके। तो नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी एरर में क्या होता है कि हाई लो ऐसा कुछ नहीं होता, सभी एम्प्लॉयज़ एवरेज पे होते हैं, ठीक है, एवरेज रेटिंग होती है उन लोग की। फिर है लीनियंसी अप्रेजल में, इसमें हायर एंड पे ही होता है, ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ हायर एंड पे होते हैं। फिर है स्ट्रिक्टनेस एरर, तो इसमें लो रेट्स होते हैं, मतलब सभी को ही लो रेटिंग्स मिलती है इसमें, ठीक है, उसका क्राइटेरिया कुछ अलग ही होता है। फिर है बायस एरर, इसमें क्या होता है जो मैनेजर है वो बहुत पर्सनली बायस होता है, मतलब कास्ट को लेके, नेशनैलिटी को लेके, रिलीजन को लेके बहुत पर्सनली बायस हो जाता है। कास्ट में सब पॉइंट्स नहीं कवर कर पा रही हूँ, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको वो जानना है तो मुझे और कमेंट करो, मैं और बड़े बड़े वीडियोज़ लेके आऊँगी। नेक्स्ट हम देखेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो इसका प्रोसेस है कि आइडेंटिफाइंग द डायमेंशंस ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, फिर है डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, डिटरमाइनिंग हु विल कंडक्ट द अप्रेजल, choosing appropriate method of performance appraisal, communicating appraisal to the employee। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जॉब एनालिसिस होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, और ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस होती है कि किसको कितना काम देना है, कितना काम नहीं, कौन सा काम देना है, ठीक है। एक गोल अलाइन होता है और एक एकम्प्लिशमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए कि वो टारगेट, वो गोल अचीव कर पाए। नेक्स्ट हम कहते हैं कि उसको डिफाइनिंग स्टेप बोलते हैं, स्टेज 2 जो डिफाइनिंग होता है, इसमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर ईचली डिटरमाइंड, और एक डायमेंशन में सबको डिटरमाइन किया जाता है। इसमें इंडिविजुअल चेक होता है, ग्रुप परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं कि कौन कितना परफॉर्म कर पाएगा और उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मतलब यही इसमें पॉइंट है कि एकम्प्लिशमेंट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव, वो कितना काम कर सकता है और उसको कितना काम कर पाएगा, फिर वही काम को वो ट्रैक करते हैं। कौन ट्रैक करते हैं? ये मैनेजर्स लेवल ट्रैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्टेप 3 आती है डिटरमाइनिंग हु विल कंडक्ट द अप्रेजल। ये यूजुअली एचआर मैनेजर्स ही करते हैं क्योंकि अप्रेजल्स जो है वो उन लोग के हाथ में ही होते हैं।
तो या फिर एक्सटर्नल एजेंट्स के हाथ में होते हैं। नेक्स्ट है चूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसके लिए ना न्यूमरस मेथड्स है, तो वो मेजर क्या करते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। तो ये ईच मेथड है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेटिंग अप्रेजल टू एम्प्लॉय। टू सेट एंड इंक्लूड अप्रेजल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड होल्डिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू डिस्कशन विद द एम्प्लॉय। तो जो भी काम किया है वो डिस्कस किया जाता है विद द एम्प्लॉय, और उसके क्या ही अप्रेजल उसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे काम किया है, कितना बेटर कर सकता है नेक्स्ट टाइम, ये सभी चीज़ें एम्प्लॉय के साथ डिस्कस होती है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती या फिर वही अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो कैसे वो चीज़ें मेंटेन करना चाहिए, ये क्लियरिटी के लिए ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की ये प्रोसेस डिटरमाइन की जाती है। वीडियो में हम इसके सब रिमेनिंग पार्ट्स देखेंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।